दोस्तों, अगर दुनिया में लग्जरी और ऐशो आराम की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का ही आता है, क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े रईस अपने ऐशो आराम और लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। दुबई की अमीरी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी सुपर कार चलाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की बेशुमार रईसी को देखकर ज़्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि खाड़ी के दूसरे देशों की तरह दुबई भी तेल बेचकर आज इतना अमीर हो पाया है, लेकिन आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चला है कि तेल दुबई की जीडीपी में सिर्फ 1% का ही योगदान देता है। तो दोस्तों, आखिर दुबई की अमीरी का राज क्या है? अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से हाजिर हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। आज की अगर बात करें तो इस समय दुबई दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार किया जाता है। सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क और दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल, ये सभी चीज़ें दुबई को दुनिया के दूसरे शहरों से अलग बनाती हैं। आज दुबई लोगों को इतना कुछ ऑफ़र करता है कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। और इतना ही नहीं, आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल बिजनेस सेंटर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े और हर प्रकार के एंटरप्राइज को व्यापार के अवसर मिलते हैं। जिस आलीशान दुबई को आज हम देखते हैं, वहाँ 50 साल पहले रेत के अलावा और कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि दुबई में पहला एयरपोर्ट भी साल 1960 में बना था, जिसको उस समय दुबई के शासक शेख अल मखदूम ने एक बहुत बड़ा लोन लेकर बनवाया था। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि दुबई के अमीरी राज के पीछे का इतिहास क्या है। साल 1770 से लेकर 1930 दशक के अंत तक दुबई समेत पूरे दक्षिण पूर्व अरब में मोती उद्योग ही वहां के आय का मेन सोर्स हुआ करता था। उस समय इन देशों को ब्रिटिश सरकार द्वारा रियल इस्टेट का नाम दिया गया था। यह लोग फारस की खाड़ी में गोटा लगाकर पानी से मोती निकालते और फिर उनका व्यापार करते। इन लोगों के व्यापार करने की शुरुआत इसी तरह से हुई थी और इसी पर इनके आने वाली भविष्य की नींव भी रखी गई। 1930 के बाद अरब की इस मोती उद्योग में गिरावट आनी शुरू हो गई। दुबई के पड़ोसी शहर अबू धाबी में 1930 की शुरुआत से ही तेल निकलना शुरू हो गया था, जबकि दुबई अभी भी सूखा पड़ा था। एक तरफ जहां मोती उद्योग लगातार घट रही थी, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दुबई तेल खोज नहीं पा रहा था। उस समय दुबई अपने आसपास के राज्यों और शहरों को काफ़ी तेज़ी से तरक्की करते हुए देख रहा था और इसी सब के बीच कहीं ना कहीं दुबई खुद को ही पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था। दुबई किसी भी तरह तेल खोजना चाहता था और इसी अड़बड़ाहट में उसका अपने पड़ोसी अबू धाबी के साथ मनमुटाव शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन दोनों शहरों के बीच टेंशन बढ़ती गई और आखिरकार साल 1947 में एक बॉर्डर को लेकर हुए विवाद की वजह से इन दोनों शहरों के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग का नतीजा यह हुआ कि दुबई में रहने वाले लोगों ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया। दुबई से मोती उद्योग लगभग खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों के पास अब कोई कारोबार नहीं बचा था और इस लड़ाई की वजह से लोगों के भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। लोगों ने देखा कि खाड़ी के दूसरे देश और राज्य तेल मिलने के चलते तेजी से फल फूल रहे थे, इसलिए लोगों ने दुबई छोड़कर अरब के अलग अलग हिस्सों में जाना शुरू कर दिया। दुबई की इकोनॉमी की अगर बात करें तो उस समय तक दुबई की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत अरब की खाड़ी पर मौजूद जेबल अली नाम के एक बंदरगाह को माना जाता था। शुरुआत में यह जगह मछुआरों का एक मामूली सा इलाका हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इसको एक बंदरगाह बना दिया गया था। हालांकि उस समय इस बंदरगाह पर इतना कारोबार नहीं होता था कि ये दुबई की किस्मत बदल सके, लेकिन दुबई की किस्मत भी बदली और इस किस्मत बदलने की शुरुआत साल 1958 से शुरू हुई। दुबई की तरक्की की शुरुआत साल 1958 में हुई, जब राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के शासक बने। उस समय दुबई में तेल नहीं निकल रहा था, इसलिए दुबई को आगे बढ़ाने और सरवाइव करने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर दुबई इसी तरह अपना सारा ध्यान तेल की खोज में लगाए रखता तो तरक्की की इस रेस से पूरी तरह बाहर हो जाता। और यह बात दुबई के नए शासक राशिद बिन सईद अल मखदूम अच्छी तरह से समझते थे।
इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही दुबई का ध्यान तेल से हटाकर इन्वेस्ट करने पर लगा दिया। इसके लिए उन्होंने दूसरे देशों से बहुत बड़े बड़े लोन लिए और इस पैसे को दुबई के अंदर प्राइवेट कंपनियां स्थापित करने पर खर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन कंपनियों ने ही दुबई के अंदर बिजली की लाइन, टेलीफोन सर्विसेज और बंदरगाह का विस्तार करने का काम किया। इस लोन के पैसे से ही शेख ने दुबई के पहले एयरपोर्ट का भी निर्माण कराया था। इस एयरपोर्ट का निर्माण का काम साल 1959 में शुरू हुआ और सिर्फ एक साल के बाद ही साल 1960 में इसको चालू कर दिया गया और आज ये एयरपोर्ट दुनिया में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और साथ ही इसको दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में शुमार किया जाता है। दोस्तों, दुबई की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो गई थी और साल 1966 में इस गाड़ी को पूरी रफ्तार भी मिल गई जिसकी इसको सख्त ज़रूरत थी। दरअसल 1966 में दुबई के अंदर उस तेल को खोज लिया गया था जिसकी उसको बहुत लंबे अरसे से तलाश थी, लेकिन यहाँ जो मात्रा मिली वह बहुत कम थी, इसलिए दुबई उस पर निर्भर नहीं हो सकता था। साल 1969 में दुबई में तेल की सेटिंग शुरू कर दी और इससे जो मुनाफा हुआ उस पैसे को भी दुबई के निर्माण पर ही खर्च किया गया। दुबई भी अब तरक्की की राह पकड़ चुका था और तेल पर फोकस न रखने का उसको यह फ़ायदा हुआ कि वह दूसरी चीज़ें जैसे रियल इस्टेट, एयरलाइंस, बंदरगाह और टूरिज्म के मैदान में भी तेज़ी से तरक्की करने लगा। दिसंबर 1971 में जब दुबई को ब्रिटेन से आज़ादी हासिल हुई तो दुबई भी संयुक्त अरब अमीरात में से एक अमीरात बन गया और अगले कुछ सालों तक दुबई अपने पड़ोसी अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात में बाकी अमीरात के साथ देश में बने रहने के लिए किसी तरह अलग अलग तरीक़ों से अपनी कमाई को बढ़ाता रहा। दुबई की तरक्की के इस सफ़र में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1985 में जब दुबई में वहाँ का पहला फ्री जोन बनाया गया था। इस फ्री जोन का नाम जेवेल अली फ्री जोन रखा गया जिसको आज जावजा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जावजा फ्री जोन आज की दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन कहलाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि फ्री जोन क्या होता है। किसी भी देश में बना फ्री जोन वह खास एरिया होता है जिसको विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। दुबई में फ्री जोन के बनाने का फ़ायदा यह हुआ कि इसके बनते ही यहाँ पर विदेशी कंपनियों का आना शुरू हो गया और देखते ही देखते इन कंपनियों की संख्या सैकड़ों से हज़ारों में पहुँच गई। दरअसल ये फ्री जोन इस तरह से बनाया गया था कि जेवेल अली पोर्ट इस जोन का हिस्सा बन गया। किसी भी कंपनी के लिए ये पोर्ट नज़दीक होना एक बहुत बड़ा मुनाफा होता है क्योंकि इससे प्रोडक्ट को शिफ्ट करने के दौरान कंपनी का समय और पैसा दोनों की काफ़ी बचत होती है और इन्हीं सभी फ़ायदों को देखते हुए यहाँ एक के बाद एक कंपनियाँ आती चली गईं। जेवेल अली फ्री जोन की इस कामयाबी को देखते हुए दुबई सरकार ने इसके आसपास और भी छोटे छोटे फ्री जोन्स बनाने शुरू कर दिए और कुछ ही समय में इन जोन्स की संख्या 30 तक पहुंच गई। इसके अलावा इन फ्री जोन में मौजूद कंपनियों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता था, जिसके चलते यह फ्री जोन आज दुबई की जीडीपी में 21% से ज़्यादा का योगदान देता है। कुल मिलाकर 1985 में जब दुबई के अंदर फ्री जोन का बनना और कंपनियों का आना शुरू हुआ तो दुबई ने एक तरक्की की अलग ही राह पकड़ ली थी। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए दुबई को और मज़दूरों की ज़रूरत थी क्योंकि दुबई के पास अपनी खुद की इतनी मज़दूरों की संख्या नहीं थी कि वह इस निर्माण के कार्य को नियंत्रण में रख सके। इसलिए अपने मज़दूरों की संख्या बढ़ाने के लिए दुबई ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से लोगों को लाना शुरू कर दिया क्योंकि दुबई जानता था कि बेहद तेज़ गर्मी में हर रोज़ 10 से 12 घंटे का काम सिर्फ इन्हीं देशों के लोगों से कराया जा सकता है। इसके अलावा दुबई ने दुनिया भर के लोगों को लुभाने के लिए अपने यहाँ टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम भी शुरू किया, यानी दुबई ने अपने नागरिकों के इनकम से सभी तरह के टैक्स पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि ज़्यादा कमाई करने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन अपने देशों की नागरिकता छोड़कर दुबई में शिफ्ट होना शुरू हो गए। इसीलिए दुबई में सिर्फ 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी 80% से ज़्यादा आबादी दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं। लेकिन साल 2006 में जब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम यहाँ के शासक बने तो यह रफ्तार और कई गुना तेज़ हो गई क्योंकि शेख मोहम्मद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वह हर चीज़ को हमेशा भविष्य के हिसाब से प्लान करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन, यह सब चीज़ें शेख मोहम्मद के दौरान ही बनाई गई हैं।
और आज उनके शासन में दुबई एक ऐसा शहर बन चुका है जहां का क्राइम रेट 0% है। यही सब चीज़ें दुबई को दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं, जिसके चलते दुनिया भर के लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और दुबई का इस तरह पूरी दुनिया से अलग होना ही उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।